हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, आ जाओ आ जाओ, इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ। देखो अपन क्या करने वाले हैं आज, आईसी की दो एमटीपी आती है हर बार की, वो कब हुई है? तो एमटीपी 1 और एमटीपी 2, इनके जो भी न्यू न्यू क्वेश्चन है, मतलब पूरी एमटीपी तो अपन नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स को पूरी एमटीपी करने का कोई सेंस भी नहीं है। जो नए क्वेश्चन है वो बाकी सारे का रिपीटेड है, बहुत कम नए क्वेश्चन है वो करने वाले। देखो एमटीपी 1 के अंदर जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे नए हैं, बिल्कुल वो करेंगे। एमटीपी 2 में भी सारे एमसीक्यूज नए हैं, वो भी सारे के सारे करेंगे। एमटीपी 1 में तीन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं, वो तीन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नए हैं, वो अपन करेंगे। एमटीपी 2 के अंदर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नया नहीं है। तो अपन क्या करने वाले ओवरऑल, एमटीपी 1 के एमसीक्यू और तीन नए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो। एमटीपी 2 में केवल एमसीक्यू करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नया नहीं है, सारे रिपीटेटिव है। ठीक है ना, चलो आ जाओ, और थोड़ा जल्दी जल्दी होगा भाई, रिवीजन टाइप वाला है, ये तो तुम्हारा एग्जाम भी पास में आ गए हैं। आ जाओ। ये कुछ नहीं, एमटीपी है, बस इसको मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया था इसका, तो आपको भी अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी, वरना आप नॉर्मल एमटीपी से भी कर सकते हो, इसको बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो, कुल मिला के सीए ईशा है, उसको अपॉइंट करा अपन ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर 2024-25 में एयर लिमिटेड का, मतलब उसने अपॉइंटमेंट ली एक ऑडिटर की, विच इज ऑन अ वर्ज ऑफ बिकमिंग ए सिक यूनिट। वो सिक यूनिट बनने वाली है, अभी तक सिक यूनिट बनी नहीं है ये जो एयर लिमिटेड है। क्यों नहीं बनी है सर? क्योंकि उसका अक्यूमुलेटेड लॉस इज नॉट नॉट इक्वल टू और एक्सीडिंग द एंटायर नेटवर्क। तो एक बात बताओ, सिक यूनिट क्या होती है? सर सिक यूनिट हमने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा हुआ है, सिक यूनिट होती है कि भाई जिसका अक्यूमुलेटेड लॉस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेटवर्थ होता है ना, वो सिक यूनिट होती है। अक्यूमुलेटेड लॉस जिसका ग्रेटर देन इक्वल टू नेटवर्थ होता है। पर गिवन केस के अंदर उसका अक्यूमुलेटेड लॉस इज नॉट, उसका अक्यूमुलेटेड लॉस ज्यादा नहीं है उसके नेटवर्थ से, ना तो ज्यादा ना इक्वल है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा है सर? अगर कोई भी सिक यूनिट होती है सर, हमने पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी, अब मिट जा भाई, बहुत ज्यादा चीजें हो गई। अगर कोई भी सिक यूनिट है, तो सिक यूनिट के केस के अंदर तो मतलब अब जनरली क्या करता है, ऑडिटर का भी अपॉइंट होता है, तो ऑडिटर देखता है कि पुराने वाले ऑडिटर की फीस दे दी या नहीं दे दी। हाँ सर, पर सिक यूनिट में ये एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है? कि अगर पुराने वाले ऑडिटर की फीस नहीं दी तो भी मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या ये यहाँ पे सिक यूनिट है? नहीं सर, ये सिक यूनिट नहीं है। तो क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर पाऊंगा अगर पुराने वाले की फीस पेबल हुई तो? नहीं सर, मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो, ऑडिटेड अकाउंट्स जो थे ना, 21 22 और 22 23, पुराने 2 सालों के, पहले के 2 3 सालों के, वो लाइबिलिटी दिखा रहे थे अनडिस्प्यूटेड ऑडिटेड फीस की, बट वो सेटल हो गए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल ही उनको पे कर दिया। जब पिछले साल 23-24 में उसको पे कर दिया, तो क्या मैं 24-25 की ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो ना, माना इससे की यूनिट नहीं है, पर पुरानी वाली ऑडिट फीस भी तो पेबल नहीं है ना, वो तो पिछले साल ही पे कर दी थी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। ये देखो, सी एशिया क्या गिल्टी होगी? नहीं सर, वो गिल्टी तो नहीं होगी, गलत है। सी एशिया वो नॉट बी हेल्ड गिल्टी, हाँ सर वो गिल्टी नहीं होगी, क्योंकि उसने ऑडिट एक्सेप्ट करी ऑन द बिकम विच इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए सिक यूनिट, जो अभी वर्ज पे सिक यूनिट की, तो इसलिए वो ऑडिट एक्सेप्ट, इसलिए वो गिल्टी नहीं होगी। तो वैसे ये रीजन अपन देख सकते हैं, पर ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा रीजन नहीं है, मतलब और पढ़ो बाकी के रीजन क्या है। सी एशिया गिल्टी नहीं होगी, हाँ सर, यहाँ पे भी बोला गिल्टी नहीं होगी, यहाँ पे बोला गिल्टी होगी, तो ये तो गलत है, गिल्टी तो है ही नहीं वो। तो वो गिल्टी नहीं होगी, क्यों भाई? क्योंकि भाई वो कोई सिक यूनिट नहीं है, वो कोई सिक यूनिट नहीं है। एज वेल एज देयर आर नो अनपेड अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, कोई अनपेड अनडिस्प्यूटेड ड्यूज पेंडिंग भी नहीं पड़ेगा। तो ये वाला आंसर सही होगा इसका, सी। एक बार देख लेते हैं कौन सा सही है इसका। हाँ सर सही है, फर्स्ट का सी। आ जाओ। अब सर उसके बाद सेकंड चलते हैं अपन, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपन, ठीक है ना। कुल मिला के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, हाईलाइट द नीड ऑफ ऑब्टेनिंग कॉम्प्री। हाँ, कुल मिला के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, मैं ऑडिटर अपॉइंट हुआ किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, वहां पे मेरे को लगा कि यार मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हर एरिया की, चाहे सेल परचेज पेरोल रिसीवेबल, हर एरिया की मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इसलिए मैंने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वालों को एक प्री डिजाइन फॉर्मेट दिया, डिटेल के अंदर लॉजिकली सीक्वेंस क्वेश्चंस थे। कुल मिला के मेरे को इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, तो मैंने उनको सामने वाले को क्वेश्चनरी पकड़ाई। तो ये कौन सा मेथड होता है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन का? सर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी आपने पकड़ाई है, बहुत सौ नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फालतू है। ठीक है सर। अब यहाँ पे कुल मिला के एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई पैक्ड फूड मैन्युफैक्चर कर रही है, और वो अपने पैक फूड पे बता रही है कि 100% नेचुरल है और रिस्क फ्री, आप डेली इसको खा सकते हो। पर भाई इंटरनल रिपोर्ट से बाद में पता पड़ा कंपनी को, मतलब ये चीज ऑलरेडी पता थी कंपनी के अंदर, कि अगर इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है, अगर इसको रेगुलर खाया जाएगा तो हेल्थ रिस्क हो जाएगी। फिर भी वो कैंपेन क्या दिखा रहे हैं, नहीं नहीं 100% नेचुरल है, आप इसको खा सकते हो, खा सकते हो। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ सर? प्रिंसिपल नंबर 9, जो बोलता है आप कंज्यूमर को बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में डील करो, कभी भी फेक एडवर्टाइजमेंट मत करो, कुछ भी एडवर्स इंपैक्ट है तो प्रोडक्ट पे दिखाओ। तो ये प्रिंसिपल 9 होता है जो कंज्यूमर से डील करता है। कुल मिला के प्रिंसिपल 9 लग जाएगा कि यहाँ पे कोई भी कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है सर।
अब उसके बाद केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू आ गए सर। ठीक है सर, ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, देखो जो भी रिलेवेंट पोर्शन थे केस स्टडी का पढ़ना था मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप वही पढ़ लेते हो। बाकी जनरली कभी भी तुम एमसीक्यू करो ना, पहले एक बार नीचे का एमसीक्यू पढ़ो, फिर तुम पहले एक बार एमसीक्यू पढ़ लो, फिर देखो कि केस स्टडी का कौन सा रिलेवेंट पोर्शन अपन को पढ़ना है, वरना कितना ज्यादा पढ़ते रहोगे यार एमसीक्यू। जैसे मैं एक बार बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा की जो भी फाइनेंशियल डाटा है, वेदर इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर फॉर द कंपनी, क्या इंटरनल ऑडिट रिक्वायर है क्या, तो मैं वो पोर्शन ढूंढूंगा ना जो इंटरनल ऑडिट से डील कर रहा है यहाँ पे। मतलब मेरे को देखना है कि ये कंपनी पब्लिक है या फिर लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, क्या देखना है मुझे। फिर उसके बाद इसकी कंपनी के फाइनेंशियल क्या है वो देखना है, उस हिसाब से तो इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी पता पड़ेगी। हाँ सर, तो ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इंटरनल ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है सर, इस वक्त ये एप्लीकेबल होती है। ये मैंने यहाँ पे तुम्हारे डाल दिया था, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इंटरनल एप्लीकेबल होगी अगर TOPO, इसको मैंने बोला था टोपो, क्लास बोला था टोपो, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, पेड अप शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, 25 50 100 200 से एग्जिट हो जाए कब, पिछले साल वाला डाटा देखना है, और ये वाला एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखना है पिछले साल के अंदर। ठीक है सर, तो अब देखना है 25 50 100 200 से एग्जिट हो रहा है क्या, तो सर पेड अप शेयर कैपिटल पर कितनी बोली थी, यही देख लो, यू देख लो। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल तो कंपनी की कम है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 29 करोड़। सर ये मैक्सिमम 25 करोड़ तक ही हो सकती थी, मतलब 25 करोड़ में भी, 25 करोड़ में भी मतलब इंटरनल रेट एप्लीकेबल हो जाएगी जैसे 25 करोड़ टच हो गया। तो सर क्योंकि आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगी इंटरनल ऑडिट, बात खत्म। तो ये लिखा हुआ इंटरनल एप्लीकेबल क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट एग्जिट हो गई 25 करोड़ से। ठीक है सर, छोड़ो ना, हो गया, मतलब चिंदी चिंदी से क्वेश्चन है भाई, क्या ही करूं। अब आपको रिपोर्टिंग कहां पे करनी है, किसी को भी अपन ने एक्सेस रिम्यूनरेशन दी मिस्टर अमित को, मतलब मिस्टर अमित एक डायरेक्टर थे, डायरेक्टर को अगर अपन ने कभी एक्सेस रिम्यूनरेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पे पढ़ो एक बार, यहाँ पे सेक्शन 143 की रिपोर्ट बनाते हो, मेरे को पता पड़ा कि भाई जो भी रिम्यूनरेशन आपने दी है एक डायरेक्टर मिस्टर अमित है उसको एक्सेस में दी है इन सेक्शन 197। सेक्शन 197 कंपनीज एक्ट का बोलता है कि डायरेक्टर को कितनी कितनी आप रिम्यूनरेशन दे सकते हो, पर एक डायरेक्टर को अगर आपने एक्सेस में दी, अगर आपने उसको एक्सेस के अंदर दिए तो आपको कहां पे रिपोर्ट करना पड़ता है, सर मेरे को रिपोर्ट करना पड़ता है रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपको याद होगा सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि भाई वहां पे सब सेक्शन 1 2 3, सब सेक्शन 3 के अंदर नहीं था कि भाई वहां पे बहुत बड़ी लिस्ट थी कि कब कब यहाँ पे ऑडिटर को कुछ एक्स्ट्रा चीजें रिपोर्ट करनी, जो अपने कारों के चैप्टर में अपने पढ़ी थी ऑडिट रिपोर्ट वाले के अंदर। तो अगर कभी भी आपके किसी डायरेक्टर को एक्सेस में एक्सेस के अंदर रिम्यूनरेशन देते तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो अदर लीगल, ये वाला सर नाम कहां से आया, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अरे ये अपनी एसे 700 से आया, एसे 700 में अपनी ऑडिट रिपोर्ट थी, एसे 700 की ऑडिट रिपोर्ट में नहीं था। ताओ बी जीके में आओ एसपीडी, जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे हुए इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो ऐसे 700 के अंदर एक एलिमेंट था अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर दो चीज आती है अभी करंटली, एक तो कारो आता है, कारो भी एक अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक सेक्शन 143 में आप जो रिपोर्टिंग करते हो वो भी अदर लीगल रेगुलेटरी को रिपोर्टिंग है। तो इसलिए सेक्शन 143 रिपोर्टिंग यहाँ पे आती है। आ जाओ, टोटल अमाउंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू बी रिपोर्टेड बाय मिस्टर रजत अंडर पैरा 3, कितना टोटल ड्यूज उसको रिपोर्ट करना है। ऊपर आओ, चलो ये दिया हुआ है इसका अनडिस्प्यूटेड ड्यूज कितना है सर, ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब तो यहाँ पे देखो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज के अंदर अब सबसे पहले आपको कौन सी रिपोर्ट करने होते हैं सर, वो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज जो आपने बैलेंस शीट डेट के पे नहीं करे। यहाँ पे बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट पे मैंने पे नहीं करे, जो ओवरड्यू हो चुके, ओवरड्यू कितने सर, 6 महीने से ज्यादा जो ओवरड्यू हो चुके हैं सर, 6 मंथ अप्रोक्स मान लो एक बार 1 अक्टूबर लगभग हो गई कि 1 अक्टूबर अगर किसी की ड्यू डेट थी और मैंने यहाँ पे पे नहीं करे, लगभग लगभग यही हो गई। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ तो 6 महीने, मतलब मैं अक्टूबर के लगभग मान लो कि अक्टूबर के पहले के कोई ड्यूज है तो मतलब 6 महीने हो गए यहाँ पे आपके, और 6 महीने के आपने उसको पे नहीं करा, लगभग लगभग ये, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपन आगे देख लेंगे अभी। तो ये देखो इनकम टैक्स की कोई डिमांड थी जो आपने पे नहीं करी 23 सितंबर, मतलब पहले का ड्यू है, पहले का ड्यू भी अभी तक आपने पे नहीं करा, पर यहाँ पे लिखा है डेट पेड 27 मार्च 2025, मतलब आपने बैलेंस शीट डेट के पहले ही आपने रीपे कर दिया, बैलेंस शीट डेट के पहले रीपे कर दिया तो रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है सर उसकी आपको, क्योंकि वो बैलेंस शीट डेट पे ड्यू नहीं है, ठीक है। जीएसटी का पेमेंट कोई 1.40 लिखा तो 4 अक्टूबर को पेबल था आपका, और अभी तक आपने 5 अप्रैल को पे करा, मतलब बैलेंस शीट डेट पे ड्यू पड़ा हुआ है। पर ये 4 अक्टूबर से अगर अपन बैलेंस शीट डेट गिनेंगे क्या 6 महीने हो गए, नहीं सर ये 6 महीने नहीं हो रहे, यहाँ पे नहीं हो रहा अपना, मतलब इसको पेमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं, मतलब रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी 0.90 लाख 21 सितंबर मतलब वही 6 महीने यहाँ पे हो जाएंगे कि भाई बैलेंस शीट डेट पे ड्यू है, हाँ भाई 10 अप्रैल 2025 को पे करिए, मतलब बैलेंस शीट डेट पे ड्यू है, बैलेंस शीट डेट पे ड्यू है, और आपने इसको अभी तक पे भी नहीं करा है, मतलब इस साल, और 6 महीने से एग्जिट हो गया, तो बिल्कुल ये वाली रिपोर्टिंग होगी 0.90 की। फिर ये प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड 11 अक्टूबर, इसको 6 महीने नहीं होंगे, तो केवल ये कस्टम ड्यूटी है 0.90 लाख की जो आपको रिपोर्ट करनी है अनडिस्प्यूटेड उसके अंदर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं 6 का डी,
साक आ गया, 6 का आईडी, सॉरी। चलो आ जाओ। अब उसके बाद वेदर मिस्टर रजत इज परमिटेड टू होल्ड लाइसेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, की मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, क्या वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस होल्ड कर सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकता है ना। लाइफ इंश्योरेंस क्लोज 11 बोलता है कि जनरली बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको दूसरे बिजनेस नहीं ले सकते, आपको जनरल परमिशन, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। पर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का आप लाइसेंस ले सकते हो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यूअल ऑफ कमीशन, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यूएबल कमीशन, कि अगर आप कमीशन रिन्यू के पर्पज के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट आप बन सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपकी जनरल परमिशन है। ठीक है सर, बात खत्म करो। फिर ऑडिटर की क्या ऑब्लिगेशन होगी रिगार्डिंग एंगेजमेंट लेटर की? भाई अपन ने पढ़ा हुआ ऐसे 230 के अंदर, ऐसे 210 के अंदर, कि भाई आपको कभी कभार ऑडिटर को वापस से न्यू एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है अगर कभी भी कंपनी के अंदर कोई चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो ये सारे सर्कमस्टेंसेस कंपनी के अंदर हुए हैं, ये सारे सर्कमस्टेंसेस कंपनी में हुए, तो किस सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको न्यू वाला एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा? सर एंगेजमेंट लेटर हमको कब देना पड़ता है? जब कोई भी कंपनी की सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, सिग्निफिकेंट ओनरशिप में चेंज हुआ है, ऐसा कोई चीजें होती है तो हमको नया वाला एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है। ऐसे 210 में पढ़ा, तो यहाँ पे देखो तो हुआ क्या है, टू सीनियर होल टाइम डायरेक्टर हैव रिटायर आउट ऑफ 5 डायरेक्टर। पहले कंपनी के अंदर 5 केएमपी थे, मतलब 5 डायरेक्टर थे, 5 में से 2 रिटायर हुए, तो क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ इस कंपनी की मैनेजमेंट में? नहीं सर, 5 डायरेक्टर में से 2 चेंज हुआ ना, मेजोरिटी तो अभी तक पुराने वाले डायरेक्टर है, तो ठीक है, इसकी वजह से हमको कोई एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत नहीं, मेजोरिटी तो उतने की उतनी ही। 40% स्टेक ऑफ ए कंपनी वाज हेल्ड बाय द प्रमोटर, कंपनी के मालिक लेट से अंबानी, अंबानी जी के पास 40% पहले प्रमोटर थे वो, ठीक है, उसमें से उन्होंने 5% सेल कर दिया, तो 40 में से उन्होंने 5% सेल करा, मतलब अभी कितना बचा? 35% बचा हुआ है। तो क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया ओनरशिप में? नहीं सर, 5% तो किसी और को दिया, अभी भी 35% तो इन्हीं के पास है, 40 में से 5% दिए, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया ओनरशिप में। नहीं सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर हमको। अब मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट करा ऑडिटर को, मैनेजमेंट ऑडिटर को बोल रही है कि एटलीस्ट मुझे 90% ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे सारे रेवेन्यू के, 90%। पहले मैं केवल 60% ट्रांजैक्शन ही चेक करता था, मैंने उसी हिसाब से मटेरियलिटी डिसाइड करी थी। तो भाई गिवन केस के अंदर जब कोई मेजर टर्म्स चेंज हो जाती है ना आपकी, कि भाई अब मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में कोई मेजर टर्म्स चेंज हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पहले पहले मैं सोचा था कि 60% ट्रांजैक्शन चेक करने, मैनेजमेंट बोल रही नहीं 90% करनी है, तो उस केस के अंदर भाई बेटर है आप नया टर्म्स एंगेजमेंट भेज दो कि भाई पहले मैनेजमेंट ने बोला था 60% चेक के लिए, हम 90% के लिए बोल रहे, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो हाँ भाई, इस वजह से मेरे को नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भेजना पड़ेगा, ये वाला, द टर्म की 60 से 90% वाला, ये वाले की वजह से मुझे भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर। अब आपस एक और एमसीक्यू आ गया सर, एक और एमसीक्यू में अब देखो, ये पहला वाला एमसीक्यू है यहाँ पर कि कुल मिला के कौन सा आइटम आपने रोंगली इंक्लूड एक्सक्लूड करा हुआ है डीटीएल लाइबिलिटी के अंदर, जो बैंक ऑडिट वाला क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे पहले आपको फटाफट सोल्व करा हुआ है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कुल मिला के मैंने ये बोला हुआ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो अपना डिटेल कैलकुलेशन नहीं थी कि कौन सा वाला आइटम डिटेल के अंदर इंक्लूड होता है, कौन सा एक्सक्लूड होता है, तो वो चीज आपको ध्यान से देख के जाना है एग्जाम के अंदर भाई। ठीक है, और भाई जिनको नहीं पता, अपना पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है, फ्री बुक भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, अगर आपको मेरी बुक चाहिए 380 पेजेस की, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों है, पूरे 4 टेबल फॉर्मेट में, वो बुक भी है। उससे फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी यूट्यूब पे, रिवीजन लेक्चर भी यूट्यूब पे, मैराथन भी यूट्यूब पे, सब कुछ यूट्यूब पे। ठीक है, आपको चाहिए तो देख आ जाओ। नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को एक्सक्लूड करा हुआ है? नहीं सर, आपको अब वो लिस्ट देखो, मैं अभी यहाँ पे समझाने नहीं बैठूंगा, किसको नहीं पता तो मेरे ब्रांच का लेक्चर आपको देखना हो देख लेना। तो अगर कोई भी नेट क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्या इंक्लूड होता है एक्सक्लूड होता है? सर वो इंक्लूड होता है सर, ये गलत करा है, यहाँ पे आइटम में गलत करा है, वो इंक्लूड होगा अगर कभी भी नेट क्रेडिट बैलेंस ब्रांच एडजस्टमेंट का, वो डिटेल के अंदर इंक्लूड होता है लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है सर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कोर्ट रिसीवर इंक्लूड करा, कोर्ट रिसीवर से कोई भी पैसा मिलता है पर इंक्लूड करते हैं? नहीं सर, ये गलत है, इसको अपन एक्सक्लूड करते हैं। ईसीजीसी से अगर कोई भी पैसा मिला उसको एक्सक्लूड करा है, सही बात है। और उसके बाद कोई भी अनअकाउंटेड इनवर्ट रेमिटेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे कोई भी अनअकाउंटेड इनवर्ट रेमिटेंस इंक्लूड होता है? हाँ सर बिल्कुल इंक्लूड होता है, वहां पे एक्सक्लूजन की लिस्ट में ये नहीं दिया हुआ है। इनकम टैक्स का मैंने कोई प्रोविजन बनाया क्या, मेरी कोई लाइबिलिटी है? नहीं सर, वो लाइबिलिटी थोड़ी ना, उसको एक्सक्लूड करो, इसको एक्सक्लूड करो। तो पॉइंट 125 ये 3 एडजस्टमेंट गलत करे 125 के, तो 125 ये 3 एडजस्टमेंट गलत है, ये वाला आपका आंसर है। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, गुडवर्थ बैंक लिमिटेड करेक्टली क्लासिफाई करा है क्या उसने एडवांस को? ऊपर पढ़ते अपन क्या बोला भाई इन्होंने। ठीक है, कुल मिला के मैं एडवांस की कोई ऑडिट कर रहा था, वहां पे मेरे को पता पड़ा कि बैंक ने किसी को लोन दिया था, कोई भी रिकवरी नहीं हुई 15 महीने से, मैंने किसी को लोन दिया ना तो प्रिंसिपल मिला ना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, इवन मैंने एनपीए नॉर्म्स भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करे हैं, मैंने उसको एनपीए नहीं माना, मैंने किसी को लोन दिया, ना तो इंटरेस्ट मिला ना प्रिंसिपल मिला, तो भी मैंने उसको एनपीए नहीं माना। क्यों नहीं माना सर?
क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस था ये केस के अंदर। पर तो भाई ठीक बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एडवांस के अंदर मैं उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करता, पर एक चीज ध्यान रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एडवांस में आप उसको एनपीए क्लासिफाई तो नहीं करते, पर इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या? नहीं सर, इनकम भी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक आपको रियलाइज ना हो जाए, तो इनकम वाले पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो वो का वही होगा। बैंक करेक्ट है, नॉट क्लासिफाइंग एनपीए, ठीक है, बट इंटरेस्ट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अनलेस एक्चुअली रियलाइज, बात खत्म, फर्स्ट ही सही है। आ जाओ। ऑडिटर का कंक्लूजन क्या होता है उस एडवांस के लिए? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी होती इंस्टीड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने कहा था स्टेट गवर्नमेंट की कोई इज्जत नहीं होती, वो स्पेशल एग्जाम्पशन जो है ना वो इज नॉट अवेलेबल टू स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस के अंदर तो आपको उसको एनपीए मानना पड़ेगा, बात खत्म। क्या राजेश को स्टॉक ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है कि ऊपर आओ पढ़ते हैं अपन? ये रहा राजेशन कंपनी को स्टॉक ऑडिट मिली, देखो मैं कुल मिला के किसी बैंक की, मैं बैंक किसी बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये कोई बैंक है, इस बैंक का मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस बैंक का मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर में उसकी ऑडिट कर रहा हूं, ठीक बात है सर, मैं इस बैंक की स्टेट ऑडिट कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, अपना आईसीआई ने प्रोफेशनल एथिक्स में मतलब ईएसबी में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन में बताया हुआ है कि अगर किसी बैंक का आप स्टेट ऑडिट कर रहे हो तो आप उसका इंटरनल असाइनमेंट उस साल नहीं कर सकते, सेम ईयर के अंदर। तो ये बैंक एज वेल एज अगर इसका कोई सिस्टर कंसर्न बैंक है, इसकी कोई सिस्टर कंसर्न बैंक है, तो मैं ना तो इस बैंक का ना इसके सिस्टर कंसर्न बैंक का, दोनों का कोई भी इंटरनल असाइनमेंट नहीं कर सकता सेम ईयर का, ठीक है ना, ये आपने बताया। तो अगले साल में कर सकता हूं क्या? अगले साल करो, जिस साल आप उसकी स्टेट ऑडिट नहीं कर सकते उस साल तो आप कर सकते हो ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इसने आपको स्टॉक ऑडिट ऑफर करी अपने सिस्टर कंसर्न बैंक की, नहीं सर मैं नहीं कर सकता हूं, और मैं FY 23-24 की नहीं कर सकता हूं, ठीक बात है सर। साथ में मेरे को इसकी दूसरी ब्रांच इसी बैंक के कोई दूसरी ब्रांच की मेरे को ब्रांच ऑडिट भी दे दी, किसी दूसरी ब्रांच की स्टॉक ऑडिट भी दे दी, नहीं सर इसकी दूसरी ब्रांच की स्टॉक ऑडिट भी नहीं कर सकता, बैंक तो एक ही है ना, ब्रांच अलग अलग है, बैंक तो एक ही है, तो मैं इस बैंक ना इसके सिस्टर कंसर्न बैंक दोनों की मैं कोई भी इंटरनल असाइनमेंट नहीं कर सकता। पर दादर ब्रांच की मुझे स्टॉक ऑडिट दी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब अगले साल की, इस साल करंट ईयर है 23-24, अगले साल की मुझे ब्रांच ऑडिट की अगर स्टॉक ऑडिट दी, अगले साल मुझे स्टॉक ऑडिट दी तो मैं कर सकता हूं, हाँ अगले साल में कर सकता हूं, अगले साल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट तो मैं करंट ईयर में कर रहा हूं, बात खत्म। तो केवल दादर ब्रांच की जो स्टॉक ऑडिट है ना, केवल मैं वो एक्सेप्ट कर सकता हूं, उसके अलावा मैं और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। चलो सर, अब सर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर एक कॉपरमैन क्रिएशन रोबोटिक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है सर, कोई रोबोटिक प्रोडक्ट बनाती है गिवन केस के अंदर। अब पहले अपन क्या करें, पहले एक बार एमसीक्यू पढ़ते हैं, इससे ज्यादा सही होता है, देखो बेनामी ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, ठीक है सर, बेनामी ट्रांजेक्शन रिलेटेड तो अपन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ऑडिट कर रहा था पीपी की ऑडिट करते हुए मुझे पता पड़ा कि भाई कंपनी ने एक असेट होल्ड करी है इन इट्स नेम, कंपनी ने खुद के नाम पे असेट होल्ड करी हुई है अंडमान निकोबार में, पर वो लैंड है ना वो किसी दूसरे के नाम पे रजिस्टर है, मतलब मैंने मेरी बैलेंस शीट में दिखा रखी है, पर वो नेम किसी दूसरे की नाम पे वो रजिस्टर हुई हुई है, ठीक है। लास्ट 20 सालों से वो डिस्प्यूटेड लैंड है, 20 सालों से अभी तक वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है सर। सॉरी, मेजर प्लांट फॉर द कंपनीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की ये वाली जो ब्लैंड है ना जिसकी बात हो रही है, यहां पे मेरा एक बहुत बड़ा प्लांट मशीनरी लगी हुई है, बहुत बड़ी फैक्ट्री मेरी वहां पे लगी हुई है, उसका 80% रेवेन्यू मेरी कंपनी का इसी प्लांट से आता है, और अगर मैंने इसको रीएलोकेट करा, ये जमीन मेरे हाथों से छिन गई क्योंकि वो डिस्प्यूट के अंदर चल रही है, किसी और के हाथों चले गई, तो भाई मेरी कंपनी लगभग लगभग तबाह हो जाएगी, खत्म हो सकती है, क्यों भाई 80% रेवेन्यू मेरा यहाँ से आता है और ह्यूज कॉस्ट लग जाएगी मेरे को रीएलोकेट करने के लिए, तो भाई बहुत मुश्किल होगा, मैं जनरली नहीं कर पाऊंगा उसको रीएलोकेट। साथ में फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपने फिक्स एसेट का लास्ट 10 सालों से नहीं करा, तो भाई ये भी गलत है, मतलब जनरली 10 सालों से आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा तो ये आपको कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सर, ये कारों में रिपोर्टिंग होगी आपकी कि 10 सालों से आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा सेट का, ठीक है। साथ में पता पड़ा कि कंपनी इज इंजॉइंग ए प्रॉपर्टी रेंट फ्री, कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है जो रेंट फ्री है, कंपनी उसका रेंट पे नहीं करती, ऑडिट के टीम मेंबर को लग रहा है ये एक बेनामी ट्रांजेक्शन वाली प्रॉपर्टी है कि इसको बेनामी कहलाएंगे, बट यहां पर कहीं पे भी नहीं दिया, देखो तो अब ऑडिटर बोल रहा है क्या कारों में आपको रिपोर्टिंग करनी है क्या, एक तो पहली बात क्या कारों में आपको रिपोर्टिंग करनी है क्या वो देखो, और इसके अलावा आपको कोई भी दूसरे प्रोसेसर करने की जरूरत नहीं है, तो सुनो कारों में रिपोर्टिंग ये वाली तो हो जाएगी कि भाई उसने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा तो कारों में रिपोर्टिंग कर दो, ठीक है। साथ में कंपनी की एक लैंड है जो 80% इधर से उसका रेवेन्यू आ रहा है, अगर वो छिन गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो गोइंग कंसर्न देखना पड़ेगा, कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है। अब कंपनी अपन ने क्लोज तो पढ़ा हुआ है सर कि बेनामी ट्रांजेक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्लोज नंबर 1 के अंदर ही है, पीपी वाले में कोई भी कंपनी के पास बेनामी ट्रांजेक्शन वाली प्रॉपर्टी है तो आपको
उसको कारों के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। पर सर वहां पे ये लिखा हुआ है कि कभी भी कोई बेनामी ट्रांजैक्शन वाली प्रॉपर्टी है जिसपे कंपनी ने किसी पे केस करा हुआ हो या कंपनी पे किसी ने केस करा हो, मतलब अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रॉपर्टी के लिए बेनामी की वजह से, तो आपको रिपोर्ट करना होता है। अगर लीगल प्रोसीडिंग नहीं हुई भी आपकी बेनामी की वजह से, तो कहीं पे भी रिपोर्टिंग का क्लोज नहीं है। तो गिवन केस में कारो रिपोर्टिंग तो नहीं लगने वाली बेनामी पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी केस नहीं लग रहा चल रहा कंपनी का इस बेनामी ट्रांजेक्शन की वजह से। ठीक बात है सर। तो सर इसके लिए क्या हमको कोई भी अदर प्रोसीजर नहीं करने, नो अदर प्रोसीजर हैज टू बी परफॉर्म इन दिस रिगार्ड? नहीं सर, आपको अदर प्रोसीजर तो करने पड़ेंगे। मतलब माना आपको कारों में रिपोर्टिंग नहीं करनी, पर कंपनी के अंदर अगर कोई इलीगल ट्रांजैक्शन है, बेनामी वाला ट्रांजैक्शन है, तो आप उसको चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना कि कंपनी ने इसकी अकाउंटिंग सही से करी हुई नहीं करी हुई, कुछ भी घपला तो नहीं चल रहा। लेट से कंपनी लो रेगुलेशन को फॉलो तो कर रही है ना, ऐसे 250 को फॉलो कर रही है, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन भी तो एक लो रेगुलेशन है, वो भी फॉलो तो कर रही है ना। अगर नहीं कर रही होगी तो मुझे मेरी ओपिनियन पे इंपैक्ट देना पड़ेगा, मुझे मेरी ओपिनियन पे इंपैक्ट देना पड़ेगा। मतलब कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी मुझे एक्स्ट्रा इवेल्युएशन तो करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी, बस कारों पे रिपोर्टिंग नहीं करनी। ठीक है सर, आ जाओ। तो अब बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए यही बोल रहा है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिट रिपोर्ट, नो प्रोसीडिंग इनिशिएट अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो ये बोल रहा है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट में भी कोई इंपैक्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही। नहीं भाई, ऑडिट रिपोर्ट में तो मुझे शायद इंपैक्ट देना पड़ सकता है, कारों में शायद मैं रिपोर्ट ना करूं। ये देखो, मुझे एडिशनल एविडेंस लेना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन के लिए, मुझे सिचुएशन देखनी पड़ेगी, इंपैक्ट ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एग्जैक्ट इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा एसे 250 को, कि एसे 250 को एग्जैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन चल रहा है, क्या मेरा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है क्या, तो उसका क्या मेरे ओपिनियन पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या, असेस द इंपैक्ट फॉर द सेम और द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट मुझे देखना पड़ेगा, इवन दो नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन द पार्ट ऑफ कारो 2020। माना मेरे को कारो 2020 पे कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, तो भी मुझे ये वाली रिपोर्टिंग तो देखनी ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आज अब बाकी साथ में क्या इंप्लीकेशन होगा पीपी का ऑन एडिशनल कंसीडरेशन आर नीडेड, कि मतलब पीपी की आपको रिपोर्टिंग में क्या क्या करना है। हाँ, 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 पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? पूरा पढ़ा है, चलो पढ़ लेते हैं। कि भाई जो पीपी डिस्प्यूटेड चल रही है ना, कुल मिला के ये वाली पीपी थी जो इनको डिस्प्यूटेड चल रही है, जो किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड है, कंपनी का 80% रेवेन्यू इधर से ही आता है, तो दिक्कत पड़ सकती है। तो ये बोल रहा है जो डिस्प्यूट है ना, एक तरह का सिविल केस है, तो मेरे को कोई भी एडिशनल प्रोसीजर नहीं करना। पागल है क्या भाई, कंपनी मरमुरा सकती है, इसकी जगह करना तो पड़ेगा। पीपी एक डिस्प्यूटेड केस है, और मेजर रेवेन्यू यहां से ही आता है, ह्यूज कॉस्ट लग जाएगी अगर प्लांट को अपन ने कहीं पे शिफ्ट करा तो भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, दस ही नीड टू रिपोर्ट द सेम हाउ इन नोट। तो हाँ मतलब सही है, उसको बोला है कि कुल मिला के गोइंग कंसर्न देखना पड़ेगा कंपनी का, हाउ नॉट टू रिपोर्ट इन कारो, कारो में रिपोर्ट नहीं करना। नहीं सर, कारो में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है नॉट टू रिपोर्ट इन कारो, नहीं सर, कारो में तो रिपोर्ट करना ही है ना। क्यों करना है? क्योंकि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा लास्ट 10 सालों से। तो ये देखो, कंपनी का मेजर लाइन ऑफ बिजनेस फैक्ट्री जो डिस्प्यूट के अंदर है, तो आपको स्टेटस देखना पड़ेगा, केस का स्टेटस क्या चल रहा है, क्या कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी नहीं रहेगी। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि एक एडवर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बिल्कुल सर, एक एडवर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इसका एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। साथ में आपको कारों में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो कारों में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला सबसे बेटर आंसर है। ठीक है, फिर सर उसके बाद ऑडिट टीम क्वेश्चन द हायरिंग ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर और इंडियन प्रोडक्ट। ठीक है, कुल मिला के कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कोई रोबोटिक प्रोडक्ट वगैरह है, तो रोबोटिक प्रोडक्ट वगैरह में जो कंपनी के क्या बोलते हैं, कंपनी के जो प्रमोटर है ना, वो उसके फैन है। कौन है वो? टोनी स्टार्क नहीं है क्या, वो रॉबर्ट डोरी जो जूनियर जो भी है, कुल मिला के एक वो मार्वल का एक हीरो नहीं है क्या, मार्वल का हीरो आयरन मैन वाला, टोनी स्टार्क नाम है इसका, ये कौन है? रॉबर्ट टोनी जूनियर, अच्छा होगा किसी का भी नाम। तो कुल मिला के उसने क्या करा, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जो कॉपर के सूट बनाती है, तो उसको लगा कि यार कॉपर के क्योंकि हम सूट तो बनाते हैं, तो इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं रॉबर्ट डोरी जूनियर को। तो अब ऑडिटर बोल रहा है कि यार नहीं नहीं, गलत करा तुमने, तुम्हारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तुम किसी इंटरनेशनल बंदे को ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना रहे हो? ये कोई बात हुई? क्या उसकी इच्छा हो जो बनाने देना, मार्केटिंग के काम है, उसकी इच्छा होगी जो करेगा, तुम क्यों बिना? हर चीज में थोड़ी ना उंगलियां करनी होती है। ठीक है, देखो, ऑडिटर इज नो रोल इन प्लेस अ सिनेरियो, इसके इसमें भाई तुमको कुछ भी नहीं करना। ब्रांड एम्बेसडर या फिर जैसे भी बिजनेस चलाना है वो मैनेजमेंट के हाथ में है, ठीक है ना। बस ऑडिटर को चुपचाप इतना देख लेना है कि जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो भी हो, टोनी स्टार्क वगैरह जो भी है, उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया, उसको कितना पेमेंट मिलने वाला है बस एग्रीमेंट गो थ्रू कर ले, बाकी उसकी मर्जी होगी जिसको ब्रांड एम्बेसडर रखेगा, तू कौन होता है बोलने वाला, बस वो केस। डन सर, अपना ये तो हो गया। अब उसके बाद एमसीक्यू के बाद अपन इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसके अंदर जो नए हैं, आ जाओ। फर्स्ट का सी था एक तो, हाँ ये फर्स्ट का सी वाला एक तो नया वाला क्वेश्चन है, देख लो। मतलब इजी है वैसे तो, कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर ठीक है एक बार देख लेते हैं कुल मिला के।
चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, एसक्यूसी वन का क्वेश्चन है ओवरऑल। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है तो वो अपने पीरियडिकली इंटरनल असेसमेंट देख रही थी कि उनकी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल अच्छी है या नहीं। तो उस वक्त उनको पता पड़ा कि भाई वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं न्यू ऑडिट बेस्ड ऑन रेफरल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, मेरा कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने किसी दूसरे क्लाइंट का रेफरेंस दिया कि भाई इसको ऑडिट की जरूरत है, इसको रिव्यू की जरूरत है, आप कर दो। ठीक है, दूसरे क्लाइंट का रेफरेंस, एक क्लाइंट ने दूसरे क्लाइंट का रेफरेंस दिया, मैंने कहा अच्छी बात है भाई, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं क्लाइंट को विदाउट कंडक्टिंग ए प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ क्लाइंट रेप्यूटेशन, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट और रिस्क। मैं ये भी नहीं चेक करता कि भाई क्लाइंट की रेपुटेशन कैसी है, उसकी इंटीग्रिटी कितनी है, कुछ भी चीजें मैं ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट मतलब कुछ भी नहीं पूछता। तो भाई गलत है या नहीं है? आपको कभी भी ऑडिट एक्सेप्ट करनी होती है तो क्लाइंट की रेप्यूटेशन, इंटीग्रिटी वगैरह सब देखनी होती है ना? हाँ सर देखनी होती है। तो एक केस तो ये गलत हो गया भाई, कभी भी आपको डायरेक्ट एक्सेप्ट ऐसे नहीं करना है। ठीक है सर। उसके बाद एक मतलब वो है कि जब भी आप क्लाइंट एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट कंटिन्यू करते हो, तो सामने वाले की इंटीग्रिटी, मेरा कंपिटेंसी, एथिकल इक्वालिटी चेक करनी होती है। तो पहला एक पॉइंट ये लिख देना। उसके बाद मेरी फर्म सेम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी फॉलो करती जा रही है सेवरल ईयर्स तक, बहुत सालों से लगातार सेम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी फॉलो कर रही है विदाउट अपडेटिंग देम, उनको अपडेट ही नहीं कर रही। मतलब देयर इज ए रिसेंट चेंज इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डिंग, लो रेगुलेशन, सब कुछ चेंज हो गया, पर मैंने जो मेरी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी उसको अपडेट ही नहीं करा। तो भाई कितना गलत है भाई, अगर आपके लो रेगुलेशन चेंज हो गए तो लो रेगुलेशन के हिसाब से अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी अपडेट करनी पड़ती है। तो मॉनिटरिंग के बारे में लिखना पड़ेगा कि एक एलिमेंट होता है मॉनिटरिंग, आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी अभी भी अप्रोप्रिएट है या नहीं है वो। तो अब यही बोल रहा है कि कौन कौन सा एलिमेंट है एसक्यूसी ये सब एक्सप्लेन कर दो। मैंने आपको बता दिया वो कब, वो ये फटाफट देख लो और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस नया वाला था। पहले आपको एसक्यूसी वन का रेफरेंस देना, नॉर्मल एसक्यूसी वन वगैरह क्या होता है। फिर आपको पहला बताना है, पहला वाला क्या था, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके अंदर इंटीग्रिटी, कंपिटेंसी, एथिकल रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा। गिवन केस के अंदर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो क्लियर डेफिशिएंसी दिख रही है। ठीक है, क्लाइंट एक्सेप्ट करने के बाद उसकी इंटीग्रिटी, मेरी कंपिटेंसी और एथिकल रिक्वायरमेंट देखूंगा। साथ में मॉनिटरिंग के बारे में दो लाइनें होती है, दो लाइनें लिख लो। मैं मॉनिटरिंग की डेफिनेशन वगैरह जो दी हुई है ना अपने कोर्स के अंदर वो लिख दो। मॉनिटरिंग मतलब आपको फर्म को इंश्योर करना है जो भी पॉलिसी प्रोसेस उसने लगाई है फर्म ने, वो रिलेवेंट है, एडिक्वेट और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है। तो इन द गिवन केस के अंदर क्या हो रहा है कि भाई बहुत सालों से विदाउट अपडेटिंग देम, सेम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी आप चला रहे हो बहुत सालों से विदाउट अपडेटिंग देम, तो भाई इससे लैप्स इन मॉनिटरिंग। तो गिवन केस में आप बता देना भाई ये सब गलत चल रहा है, बात खत्म। एक फर्स्ट का सी हो गया, और कौन से दो नए क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, ये भी इजी वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि कुल मिला के मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं हूं तो एसोसिएट मेंबर, पर मैं अपने आप को दिखा रहा हूं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब मैं एसोसिएट होके, एसीए होके मैं एफसीए दिखा रहा हूं। सर कौन सा क्लोज लगता है, सर कौन सा क्लोज लगता है जिनको तुम इग्नोर मारते हो, जिस प्रोफेशन क्लोज को आईसी ने वो पूछा है। सर जब आप एसीए हो, अपने आप को जब आप फेलो मेंबर नहीं अपने आप को फेलो दिखा रहे हो, तो भाई सबसे पहले तो शेड्यूल वन का थ्री और पार्ट थ्री का क्लोज वन, शेड्यूल वन पार्ट थ्री क्लोज वन, ये लग जाता है कि भाई जब आप फेलो मेंबर नहीं और अपने आप को फेलो शो कर रहे हो, तो यहां पर वो बंदा गिल्टी हो जाएगा। ठीक बात है सर। उसके बाद मैं कुछ काम कर रहा था तो मेरे कुछ रिकॉर्ड्स थे, मेरे रिकॉर्ड्स में आईसीआई को कुछ स्क्रूटनी मिली, कुछ गलती मिली, तो आईसीआई ने मुझसे कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा कुछ, पर मैं इग्नोर मार रहा हूं आईसीआई को। आईसीआई ने मल्टीपल लेटर दे दिए, मल्टीपल रिमाइंडर दे दिए, अरे भाई मुझे जवाब दे दे, मैंने जो मांगा मुझे जवाब दे दे, पर मैं उसको जवाब ही नहीं दे रहा। फेल टू रिस्पॉन्ड और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, मैं उसको दे ही नहीं रहा हूं। तो यहां पर क्या है भाई, आईसीआई तो आपसे कुछ मांग रही है तो दे दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? तो यहां पर भी सेम शेड्यूल वन पार्ट थ्री क्लोज टू लग जाता है, यहाँ पे क्लोज टू लग जाता है कि भाई आईसीआई आपसे कुछ मांग रही है और आप आईसीआई को नहीं दे रहे, और यही अगर आईसीआई कुछ मांग रही है, आप गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे होते, गलत गलत, तो क्लोज थ्री लग जाता, तो क्लोज थ्री लग जाता। पर यहाँ पे आईसीआई कुछ मांग रही है, आप नहीं दे रहे, तो क्लोज टू लग जाएगा। सेम यहाँ पे पार्टनर है, पार्टनर के साथ भी यही हुआ, उसका रजिस्टर मेंबर से नाम हटा दिया, और साथ में ही फेल टू रिस्पॉन्ड द इंस्टीट्यूट लेटर सीकिंग द क्लेरिफिकेशन। इंस्टीट्यूट को वही कुछ आपको कुछ मांग रही है डाटा आपसे, और आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, वापस से क्लोज टू बोल दिया, वापस से क्लोज टू बोल दिया। तो कुल मिला के क्लोज वन क्लोज टू लगेंगे शेड्यूल वन पार्ट थ्री के, उसके बारे में बता देना। क्लोज वन पार्ट थ्री और फर्स्ट शेड्यूल यही है कि आप फेलो नहीं हो, फेलो अपने आपको बता रहे हो। क्लोज टू पार्ट थ्री, आप कुल मिला के आपसे आईसीआई कोई चीज मांग रही है, इंफॉर्मेशन आप नहीं बता रहे, डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन कॉल्ड और डज नॉट कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट। कोई भी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी, कमेटी डायरेक्टर, किसी ने भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी, तो पहले आपको क्लोज एक्सप्लेन करना है, फिर सेम आपको गिवन केस एक्सप्लेन करना है। नॉर्मल के एफसीए था, आपसे रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन मांगी, वो नॉर्मल गिवन केस बता दो। फाइनली आप कंक्लूजन दे दो कि आप यहाँ पर गिल्टी कहलाओगे, विल बी हेल्ड गिल्टी, बात खत्म। ठीक है ना? चल, एक और नया क्वेश्चन होगा बस, हाँ ये वाला। अरे ये नया भी नहीं है, वैसे बताऊं चिंदी क्वेश्चन है, पता नहीं आईसीआई ने क्या ही डाला है इसके अंदर। आईसीआई ने ना
जो बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, बैंक ऑडिट के अंदर अपना आपको याद हो कि बैंक ऑडिट के अंदर जब अपन लोन एंड एडवांसेस चेक करते हैं तो लोन एडवांसेस चेक करने के लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल नहीं दिए हुए होते। क्या इंटरनल कंट्रोल दिए होते लोन एडवांसेस में? कि मैं लोन देने के पहले उसकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करूंगा, क्रेडिट वर्थिनेस है या नहीं। जो भी लोन के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे डॉक्यूमेंट ले लूंगा, सिक्योरिटीज ले लूंगा, सिक्योरिटी कंपनी के नाम पर रजिस्टर कर लूंगा, सिक्योरिटीज की मार्जिन रखूंगा, वो सारे पॉइंट है। हाँ, तो बस ये यहां पर दे दिया कि इनमें से इसने कुछ भी नहीं करा। तो अब बताओ क्या गलत है भाई? सब कुछ गलत है भैया, नीचे पता पड़ेगा तुमको। क्या बताया भाई यहाँ पे कि कुल मिला के मैं लोन एडवांस चेक कर रहा था किसी बैंक की ऑडिट करते हुए, मुझे पता पड़ा कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी है 12 करोड़ की ब्राइट मेटल प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है ना सर? अब मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया है 12 करोड़ का। क्रेडिट फाइल डज नॉट कंटेन एविडेंस रिगार्डिंग अप्रेजल ऑफ बोरोवर क्रेडिट वर्थिनेस। की भाई जो क्रेडिट फाइल है बैंक वालों की, उसमें मैंने देखा तो उससे मुझे पता पड़ा कि भाई बैंक ने तो बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस को चेक ही नहीं करा कि बोरोवर असली में क्रेडिट वर्थिनेस है या उसमें या नहीं, ये चीज चेक ही नहीं करी। तो गिवन केस में क्या गलत हो गया? सर सिंपल है, हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा हुआ है कि बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करनी पड़ेगी आपको लोन देने के पहले। तो आपका इंटरनल कंट्रोल सही से नहीं चल रहा। आ जाओ एक एक करके बस इन पॉइंट को एक्सप्लेन करना है डिटेल में और कुछ भी नहीं करना, मतलब अजीब ही है, नॉर्मल है, उसको इन्होंने लंबा कर दिया। ये देखो, लोन वाज ग्रांटेड विदाउट अप्रेजल ऑफ सैंक्शन इन द गिवन केस। कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी थी ब्राइट लिमिटेड को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रांच मैनेजर। ठीक है सर, देयर इज नॉट कंटेन एनी एविडेंस रिगार्डिंग अप्रेजल ऑफ द बोरोवर क्रेडिट। जो गिवन केस था ना पूरा का पूरा गिवन क्वेश्चन समझा दिया। ये देखो पूरा गिवन क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं है, ये गिवन क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का क्वेश्चन चेप दिया। अब बताया कि भाई एज पर द कंट्रोल रिक्वायरमेंट, जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं लोन एडवांसेस पे, उसमें आपको एडवांस शुड बी ग्रांटेड ओनली। एडवांस आपको तभी देना है जब बैंक सेटिस्फाई हो जाए क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में। तो गिवन केस में विदाउट अप्रेजल आपने दिया, ये लैप से एक तरह का गलत है। मतलब कुल मिला के सिंपल ये बोल रहा था कि कुल मिला के आपको क्रेडिट वर्थिनेस उसका चेक करना चाहिए। उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन चेप छुपा के ये सब करा। सेम आगे वाले पॉइंटों में भी ये का वो, ये आगे वाले क्वेश्चन पॉइंट्स में भी सारा का सारा इसी तरीके का इजी इजी है। कुल मिला के ये बोल रहे हैं एक दूसरा बोरोवर था, दूसरे बोरोवर को आपने लोन दिया विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन लोन डॉक्यूमेंट। की कुल मिला के लेटर ऑफ हाइपोथेटिकेशन लोन डॉक्यूमेंट, लोन देने के पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेने होते सर, लोन डॉक्यूमेंट, प्रोमिसरी नोट, लेटर ऑफ हाइपोथेटिकेशन। पर इसमें से कोई सा भी आपने डॉक्यूमेंट लिया ही नहीं और लोन दे दिया, तो गलत है ना भाई। सारे डॉक्यूमेंट पहले आपको ले लेने चाहिए थे। सर पूरा का पूरा गिवन केस पहले समझा दो, ये गिवन केस है। हाउएवर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जैसे ये एग्रीमेंट, डिमांड, प्रोमिसरी नोट, ये आपको पहले ही एग्जीक्यूट ले लेने चाहिए बिफोर द एडवांस इज मेड। तो गिवन केस में भी प्रोसीजरल लैप्स हुआ है। मतलब सब कुछ सेम टू सेम है, बस सेम लाइनें चेपनी है वापस से। आईसी ने पता नहीं क्या ही क्वेश्चन दिया है, ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन था, अच्छी बात है। कोई प्लेज सिक्योरिटी थी जो बैंक के नाम पे रजिस्टर नहीं कराई, कोई भी सिक्योरिटी जो बैंक के नाम पे रजिस्टर करा लेनी चाहिए थी, वो करा लेनी चाहिए थी, नहीं कराई, वो गलत कर दिया, वापस से सेम समझा देना भाई। कुल मिला के ऑल द सिक्योरिटी जिसका भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए वो रजिस्टर हो जानी चाहिए बैंक के काम में। गिवन केस में फेलियर है तो वापस से लैप्स है भाई, क्या ही बोलूं मैं। कोई भी सिक्योरिटी है ना, प्लेस सिक्योरिटी, वो एक सिंगल ऑफिसर की कस्टडी में रखी हुई है। अपन ने पढ़ा हुआ है भाई, सिंगल ऑफिसर की कस्टडी में नहीं, जॉइंट कस्टडी में रखनी चाहिए, कम से कम 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की। वापस से यही दिया हुआ है यार, अब मैं क्या ही बताऊं। कुल मिला के इंटरनल कंट्रोल सही नहीं। साथ में अपन ने कहा है कि कभी भी अपन किसी को लोन देते तो लोन लेते वक्त किसी से कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, तो सिक्योरिटी में प्रॉपर मार्जिन होनी चाहिए। मार्जिन मतलब कि अगर मैं 100 करोड़ का लोन ले रहा हूं, तो दे रहा हूं किसी को, तो कम से कम मतलब एग्जांपल के लिए 150 करोड़ की सिक्योरिटी लूंगा, तो बाकी बीच का 50 करोड़ मेरी मार्जिन हो गया। पर गिवन केस के अंदर वो मार्जिन आपने रखा ही नहीं है, तो वापस से सेम टू सेम है। ये पहले गिवन केस समझा देना पूरा का पूरा, फिर बैंक का रिक्वायर्ड टू कीप द सफिशिएंट मार्जिन रखनी चाहिए फॉर एनी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो यहाँ पे वापस से नॉन कंप्लायंस करा। सिंपल सर, क्या ही बताऊं। ठीक है, चलो सर। तो सर ये अपनी हो गई एमटीपी 1। इसके अंदर जो भी नए क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू अपन ने सारे कर लिए। अब आ जाओ सर अपन ने एमटीपी 2 पे। एमटीपी 2 में सर डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं है, सारे के सारे जो भी पॉइंट है, मतलब जो भी नए वाले आएंगे ना, वो नए वाले भी केवल एमसीक्यूज है। तो केवल अपन को एमसीक्यूज करने, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। आ जाओ, यहाँ पे मैंने कहीं भी हाईलाइट नहीं करा हुआ, इसका मतलब आपको केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ करके बताता हूँ मैं। आओ तो चलो आज इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। सबसे पहले अपन केस सिनेरियो 1 पे आते हैं। केस सिनेरियो 1 क्या बोलता है? ऐसे 250 के बारे में बोलता है, ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द इंस्टेंस नॉन कंप्लायंस। कुल मिला के मैं ऑडिटर हूं, मुझे कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाने टू आइडेंटिफाई द नॉन कंप्लायंस की लो रेगुलेशन का कहां पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, मुझे वो ढूंढना है। What would not be the audit procedure to be performed? कौन सा ऑडिट प्रोसीजर मुझे नहीं करना है, कौन सा नहीं करना है। देखो अब ना देखो, मुझे क्या करना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इट इज ऑकर। कि कुल मिला के अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उसका नेचर जानना है कि कौन सा एक्ट है, किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ, उसका इफेक्ट क्या होगा एफएस पे, ये तो मुझे करना होता है। सही बात है।
मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर मैनेजमेंट मुझे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है तो मैं लीगल एडवाइस लूंगा, ये भी मैं करता हूं। मुझे इंप्लीकेशन देखना पड़ता है नॉन कंप्लायंस का, कि अगर आपने कोई भी लॉ रेगुलेशन फॉलो नहीं करा तो क्या उसके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे भी इंपैक्ट करेगा, इसके अलावा बाकी चीजों भी इंपैक्ट करेगा, बिल्कुल मैं ये भी देखता हूं। मेरे को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है लीगल रिक्वायरमेंट कोड ऑफ कंडक्ट के, ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि सारे के सारे नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट हो जाए, क्या ये करता हूं? अरे नहीं सर, ये काम मैनेजमेंट का होता है, ये काम ऑडिटर का नहीं होता। क्या काम ऑडिटर का नहीं होता? कि भाई कंपनी के अंदर जो भी लॉ रेगुलेशन है वो सही से फॉलो होने चाहिए, कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर का काम नहीं है उसको मॉनिटर करना, ये मैनेजमेंट का है। तो ये काम मेरा नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुल मिला के बोल रहा है कि कंपनी को बहुत सारे एस्टिमेशन लेने पड़ते हैं, कभी भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो सारी चीजें एग्जैक्ट नहीं डाल सकते, बहुत जगह जजमेंट और एस्टिमेशन लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग में हैव ए हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड हायर रिस्क एज पर एसए 240। इन सब के अंदर में से सबसे ज्यादा हायर एस्टिमेशन रिस्क और हायर रिस्क कहां से होगी? तो अगर आपको पता हो कि एसए 240 में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हायर रोमम कहां पे होता है, लोअर रोमम कहां पे होता है, तो ये उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, उसी के अंदर। अभी देखो कंपनी के अंदर हायर पूछा ना इसने, हाँ हायर पूछा है। तो ये देखो कंपनी के अंदर इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस के लिए अपन एक एस्टिमेशन लेते हैं, ठीक है सर, कि कितनी कंपनी कुल मिला के इन्वेंट्री पे कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, कितनी खराब हो जाएगी। वो एस्टिमेशन अपन फ्रीक्वेंटली लेते हो, फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं, मतलब वो अपन रेगुलरली, रेगुलर काम है अपना, हर दिन अपन कुल मिला के हर दिन अपन इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस का अपन प्रोविजन बना रहे हो एस्टिमेशन लेके। तो क्या यहाँ पे हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी? नहीं सर, कोई भी एस्टिमेशन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो वहां पे ज्यादा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी नहीं होती है, ठीक है सर। जजमेंट अबाउट द आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी का कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है कि वहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी? बिल्कुल सर, यही पे तो सबसे ज्यादा होगी। वहां पे साफ दिया हुआ हायर रोमम की लिस्ट में कि अभी भी कोई पेंडिंग ऐसा आउटकम लिटिगेशन है जो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। मुझे कैसे पता मैं केस हारूंगा या जीतूंगा? ये सब तो जज पे डिपेंड करेगा, बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा कुल मिला के। तो यहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा है। फिर भी आप बाकी पढ़ लो। कोई भी मैं एस्टिमेशन लेता हूं, कोई वेल नोन अजम्पशन मॉडल से, अगर कोई वेल नोन अजम्पशन मॉडल वगैरह बना हुआ है तो वहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होती है, ठीक है सर। मैंने कोई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ली थी डाउटफुल डेट पे, मुझे कितना प्रोविजन बनाना है, पिछले साल भी मैंने ली थी, और पिछले साल का जो रिजल्ट था ना वो लगभग लगभग एक्चुअल के इक्वल था, मतलब एक्चुअल के डिफरेंस में नहीं था। कि लेट से मैंने एग्जांपल के लिए प्रोविजन बनाया था 20% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एक्चुअल में भी जो जितने बैड डेट थे वो लगभग 20% के हुए, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो उस केस में ये तो अच्छी बात है कि जो मैंने पहले एस्टिमेशन लिए थे वही एक्चुअल के अंदर हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम है। तो बस यही वाला इसका आंसर है। आ जाओ। कंपनी ने कोई नया लोन लिया था 40 लाख का, मतलब कुल मिला के लोन लिया, उसको कोई नई प्लांट मशीनरी खरीदनी थी, तो उसको लेना था लेट से उसको मशीनरी स्पाइस ग्राइंडर कोई लेना था। पर उसने क्या करा, जैसे उसने लोन लिया, लोन लेने के बाद जो उसको मशीन ये स्पाइस ग्राइंडर वगैरह मशीनरी खरीदनी थी, उसका कोई इंप्रूव्ड वर्जन मार्केट के अंदर आ गया, इसका नया वर्जन आ गया, नई मशीनरी का नया नया वर्जन आता रहता है। तो उसने क्या करा, उसने नया वर्जन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ मशीनरी खरीद लिया, ये स्पाइस एंड मिक्सर ग्राइंडर का। क्या ये डाइवर्जन ऑफ फंड है? नहीं सर, ये कॉमर्शियली अगर आप दिमाग लगा के देखोगे कोई डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं है। अगर मैंने कोई भी फंड लिया था कोई मशीन लेने के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो मैंने ली तो वही मशीन है, बस उसका इंप्रूव्ड वर्जन ले लिया है, तो इसको डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं कहलाएंगे ये, ठीक है ना, क्योंकि मशीन तो सेम पर्पस के लिए यूज आनी चाहिए। ठीक है, पढ़ना है क्या, कहाँ पे है? यही रहा, ठीक है। स्टेट द फैक्ट इन कारो रिपोर्ट दैट टर्म लोन हैज बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस व्हिच इज सैंक्शन, कि भाई बता देना कारो में कि जिस पर्पस के लिए आपने लिया था उसी पर्पस के लिए सैंक्शन, मतलब सैंक्शन कराया था उसमें यूज लिया। ए से 570 बोलता है कि भाई आपको इवेंट कंडीशन देखनी पड़ती है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट ओवर कंपनी के गोइंग कंसर्न पे आ सकती है कि कंपनी मर सकती है। इन ऑर्डर टू असेस वेदर गिव लिमिटेड इज ए गोइंग कंसर्न और नॉट, अपन को देखना है कि ऊपर वाली कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसेस शुड नॉट बी परफॉर्म, कौन सा प्रोसेस है मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो भाई एनालाइज एंड डिस्कस द कंपनी कैश फ्लो एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मेरे को पिछले साल का कैश फ्लो प्रॉफिट चेक करनी है क्या गोइंग कंसर्न देखने के लिए? अरे नहीं भाई, मेरे को ना प्रोजेक्टेड फ्यूचर वाले, आपको पता है ना ऐसे 570 में दिया हुआ है, आपको फ्यूचर वाले कैश फ्लो प्रोजेक्शन देखने पड़ते हैं। तो पहला ही आंसर सही हो गया, बात खत्म, कि ये मेरे को परफॉर्म नहीं करना, पुराने वाले का देख के क्या ही कर लूंगा। कंपनी के मैंने नोट शो अकाउंट देखे, वहां पे डिस्क्लोज करा हुआ था एग्जिस्टेंस ऑफ सूट फाइल अगेंस्ट द कंपनी, कुछ केसेस जो कंपनी के अगेंस्ट चल रहे थे। इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ द यूजर अटेंशन फॉर द मैटर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुल मिला के मेरे को लगा कि यार ये जो सूट चल रहे हैं कंपनी पे, जो सूट चल रहा है, मतलब वो नेसेसरी है लोगों के अटेंशन में लाने के लिए, ठीक बात है, और वो प्रेजेंटेड भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो कोई भी चीज अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड है और वो नेसेसरी है लोगों के यूजर के अटेंशन में ड्रॉ करने के लिए, कहां पे दूंगा सर? ईओएम पैराग्राफ दूंगा, बात खत्म, ईएम पे मेटा पैराग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात खत्म करो इसको, ठीक है। तो ये रहा ईओएम पैराग्राफ वाला, बात बात खत्म।
2 मिनट। ईओएम पैराग्राफ यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईओएम पैराग्राफ हैविंग ए क्लियर रेफरेंस टू द मैटर इंपेसेस वेयर द रिलेवेंट। हाँ, कुल मिला के ये ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है कि आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा, आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि कहां पर आपके नोट्स टू अकाउंट्स में वो चीज डिस्क्लोज है। तो ये आपको रिलेवेंट फुल्ली डिस्क्राइब करना, बताना, रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई किस जगह वो पूरा का पूरा जो जो लीगल सूट चल रहा है वो किस जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज है, वहां पे भी आप बता देना। बात खत्म। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है। यहाँ पे दिया होता है कि आपको ईओएम देना और क्लियर रेफरेंस देना है कि आपने क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों इश्यू करी। भाई ये तो कोई बात ही नहीं है ना, तो डी वाला सही है। आ जाओ इसके अंदर। सीएपी ने रजिस्टर पोस्ट भेजा प्रीवियस ऑडिटर को पोस्टल एक्नॉलेजमेंट के साथ, क्या सीएपी गिल्टी होगा क्या? आ जाओ पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। कुल मिला के पुराना ऑडिटर कभी भी जाता है, नया ऑडिटर आता है तो नया वाला पुराने वाले को भेजता है ना, डाकिया डाक भेजता है, चिट्ठी चिट्ठी, उसी की बात कर रहा है। सीएपी को टैक्स ऑडिटर अपॉइंट करा गया और क्योंकि क्लाइंट बहुत ज्यादा हरी में था, क्योंकि उसको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना था, तो उसको फटाफट टैक्स ऑडिट खत्म करानी थी, तो उसने क्या करा, उसने ऑडिट कंप्लीट कर ली, ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, सीएपी ने कंप्लीट कर ली। फिर उसको बाद में उसको मिस्टेक रियलाइज हुई कि अरे यार मैंने तो ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, मेरे को तो ऑडिट एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए थी, पहले पुराने वाले बंदे को मेरे को एनओसी के लिए वो लेटर भेजना था, चिट्ठी भेजनी थी। तो उसने क्या करा, काम तो पूरा कंप्लीट कर लिया, ऑडिट एक्सेप्ट भी कर ली, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले उसने पुराने वाले ऑडिटर को रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यूटी और डाकिया चिट्ठी भेज दी। क्या सही करा? नहीं सर, आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले ही भेजनी होती है, अभी कोई मतलब नहीं है भेजने का, तो आप गिल्टी कहलाओगे। कुल मिला के आप गिल्टी हो यहाँ पर। यहाँ पे बोल रहा है नॉट गिल्टी, नहीं सर गिल्टी तो होगा वो, विल बी हेल्ड गिल्टी। यहाँ पे बोल रहा है नॉट गिल्टी, तो नॉट गिल्टी वाला ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये अब ये दो, ये बोल रहा है गिल्टी, ये बोल रहा है गिल्टी, है तो दोनों बोल रहे हैं गिल्टी। अब पढ़ो कि इसके अंदर क्या बोल रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। क्लोज एट पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, और ये बोला क्लोज एट पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। नहीं सर सेकंड शेड्यूल नहीं, फर्स्ट शेड्यूल वाला है, तो ये वाला आंसर सही है आपका। ठीक है, आ जाओ। अभी बोल रहा है जो भी आपका नया असाइनमेंट वो लेना है, उसमें आप फीस कैसे चार्ज कर सकते हो, ये से तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा एक बार, कौन सा वाला है। आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहते हो और आप फीस देख रहे हो कि ये वाली चार्ज किया या ये वाली, क्या आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज करेंगे या फिर एक अमाउंट चार्ज करेंगे? तो देखो, वैसे तो जो आपका क्लोज 10 है पार्ट 1 शेड्यूल 1 का, वो मना करता है कि आप जनरली परसेंटेज बेसिस पे फीस किससे चार्ज नहीं कर सकते, पर उसके कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन के अंदर दिया हुआ अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई काम कर रहे हो तो परसेंटेज बेसिस पे भी फीस ले सकते हो, तो आप दोनों में से कोई सी भी फीस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो आइबर 1 और 2 में कोई सी भी फीस एक्सेप्ट कर सकता हूं। अब यहाँ पर किसमें लाइबल होगा एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ऊपर पहुंचो, क्या बोल रहा है ये। मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करता हूं क्लाइंट के लिए और मुझे एक अवार्ड मिला बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड मुझे इंस्टीट्यूट ने दिया, तो इंस्टीट्यूट ने कोई अवार्ड दिया मेरे को, जैसे अवार्ड मिला मैंने क्या करा, मेरी जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे मैंने फोटो चिपका दी एक फ्रेम के साथ, ये देखो मेरे को इंस्टीट्यूट से अवार्ड मिला। तो भाई आप क्लाइंट को सोलिसिटेट कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो क्लोज 6 के अंदर आप गिल्टी होंगे, सिंपल है, क्लोज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1, ये वाला आपका सही है। ठीक है सर, क्या मैं डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूँ सीए टॉम इंटरनल ऑडिटर से? आ जाओ भाई ऊपर पढ़ो। कुल मिला के सीए टॉम एक इंटरनल ऑडिटर है, तो भाई ऐसे 610 बोलता है मैं उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूं, प्रोवाइडेड कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर नहीं होना चाहिए जहां पे हायर जजमेंट हायर रोमम हो। तो गिवन केस के अंदर मैं उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस लेने की सोच रहा हूँ, किस चीज में? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट में जो मैनेजमेंट ने ली। अरे भाई कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट है, क्या मैं वहां पे उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूँ? नहीं सर, वहां पे नहीं ले सकते आपके, जहां पे रोमम भी ज्यादा है, रोमम भी ज्यादा है, नहीं सर वहां पे नहीं ले सकता। ठीक है सर, यहाँ पर मैं उसके क्योंकि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट में यहाँ पे उसका डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं ले सकता। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट असिस्टेंस लेने की सोच रहा हूं एज वेल एज इन असेंबलिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी। कोई इंफॉर्मेशन थी जो मुझे चाहिए थी, क्यों? टू रिजोल्व द एक्सेप्शन इन कंफर्मेशन, कि मैंने किसी को ये आया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ ऑलरेडी, आपको पता होगा ये आया हुआ क्वेश्चन है, पर मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। कुल मिला के मैंने किसी को कंफर्मेशन भेजी थी ऐसे 505 के अंदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मैंने बोला था कंफर्म कर, मैंने बोला था 1 लाख का अमाउंट है, सामने वाला बोला नहीं 2 लाख का अमाउंट है, तो बीच में एक्सेप्शन आ गई। हाँ सर, तो अब इस एक्सेप्शन को रिजोल्व करने के लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। हाँ सर, तो वो इस एक्सेप्शन को रिजोल्व करने के लिए जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो इंफॉर्मेशन असेंबल करने के लिए मैं क्या उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूं? हाँ सर, यहां पर ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई हायर जजमेंट हायर रोमम नहीं है, तो इस केस में नहीं ले सकता, पर इस केस में ले सकता हूं। चलो 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 चलो, अब पढ़ना पड़ेगा क्या पूरा का पूरा? अरे बाप रे, यहाँ पे बोल रहा है कि मैं आस्क कैन नॉट आस्क, तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकता, पहली बात तो ये गलत है। हाँ, कैन नॉट आस्क ये सही है, कैन नॉट आस्क कैन नॉट आस्क, अब इन तीनों में से देखना है कौन सा वाला सही है कैन नॉट आस्क के अंदर में से। तो मतलब मैंने एक एलिमिनेट कर दिया कि कौन सा पूरा गलत है।
यहाँ पे मैं असेंबल करने के लिए उससे नहीं ले सकता जो मुझे इन्फॉर्मेशन असेंबल करनी है टू रिजोल्व द एक्सेप्शन। गलत भाई, बात खत्म। कैन नॉट आस्क, मैं यहाँ पे नहीं ले सकता टू इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, सही बात है, मैं उसे डायरेक्ट एस्टिमेट नहीं ले सकता। एंड इन असेंबलिंग द इन्फॉर्मेशन, ये बोल रहा है कि दोनों के अंदर आप डायरेक्ट एस्टिमेट नहीं ले सकते, ये भी गलत हो गया सर, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बचा है वैसे यही वाला है कि मैं उससे डायरेक्ट एस्टिमेट नहीं ले सकता सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए। हाउ एवर सीए टर्म में असिस्ट, पर सीए टर्म से मैं डायरेक्ट एस्टिमेट ले सकता हूँ इन असेंबलिंग द इन्फॉर्मेशन टू रिजोल्व द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन रिजोल्व करने के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, ये वाला ठीक है। अभी 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 सर, ओके 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 ओके, ये कुल मिला के बोल रहा है कि आप डिटेल कैलकुलेट करो। भाई मैंने बोला था डिटेल वाला इंपॉर्टेंट है, एमटीपी 1 में भी आया, एमटीपी 2 में भी आया, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। तो भाई कुल मिला के आपको क्या करना है, देखो मैंने पहले रिजोल्व कर लिया, अब टाइम जाएगा तुम्हारा। तो कुल मिला के डिटेल आईसीए ने कैलकुलेट करके दिया है 50,000 का, उसमें ये सारे आइटम इंक्लूड है। तो अब आपको क्या करना है, करेक्ट डिटेल कैलकुलेट करना है। तो जो भी गलत वाला आइटम है जो यहाँ पे इंक्लूड कर लिया उसको एक्सक्लूड कर दो। क्या ये लाइबिलिटी होती है? नहीं सर, तो इसको माइनस कर दो, पेड अप शेड्यूल माइनस कर दो। रिजर्व माइनस कर दो सर, रिजर्व कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। पीएनडल का आपका प्रॉफिट लाइबिलिटी होता है क्या? नहीं सर, ये भी लाइबिलिटी नहीं होता। आरबीआई से अगर आप कोई लोन लेते हो तो लाइबिलिटी है, नहीं सर, एक्सेप्शन था अगर आप आरबीआई से लोन ले रहे हो या फिर रीफाइनेंस करा रहे हो एक्जिम नबार्ड वगैरह से, रीफाइनेंस, तो भी लाइबिलिटी नहीं होता। तो आरबीआई से लोन लिया, माइनस कर दो, लाइबिलिटी नहीं। ये रीफाइनेंस कराया आपने एक्जिम नबार्ड वगैरह से, वो भी लाइबिलिटी नहीं है, ये भी माइनस कर दो। तो 50,000 में से ये माइनस करो, 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 ठीक बात है सर। साथ में बेड डेब्ट रिकवर, बेड डेब्ट रिकवर कोई लाइबिलिटी है? नहीं सर, ये भी माइनस करो। नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बिल्कुल सर, ये तो लाइबिलिटी है, इसको रहने दो। इंटरेस्ट कोई भी अक्रू हुआ पर बुक में अकाउंट फोल्ड नहीं करा, तो ये भी लाइबिलिटी है, तो रहने दो। मतलब ये तो लाइबिलिटी में इंक्लूड होती है ये दोनों चीजें। पर साथ में मार्जिन मनी अगर आपने कोई भी लिए सन्ड्री डिपॉजिट के लिए, तो सर ये भी लिस्ट के अंदर एक्सक्लूजन में ये भी एक्सक्लूड होगा। तो कुल मिला के आप 50,000 में से ये जो मैंने बोला है वो माइनस कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आ गया आपका, कल ये आएगा 18,880, कल ही करा था क्योंकि मैंने सॉल्व, मुझे याद है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये एनबीएफसी की अपन ऑडिट कर रहे हैं, तो एनबीएफसी का लेयर बताओ, मिड लेयर, बेस लेयर, टॉप लेयर वगैरह होती है ना, अपर लेयर वगैरह, वो आप बताओ। तो कुल मिला के कोई एनबीएफसी, उसकी एसेट साइज 990 करोड़ है, डिपॉजिट 900 करोड़ है। स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इसका काम करती है वो एनबीएफसी। सर ये सारी मिड लेयर एनबीएफसी की बात करिए, मिड लेयर एनबीएफसी होती है जो एसपीडी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है। तो ये मिडल लेयर हो गई सर, ठीक है सर। पीएसयू के अंदर आपको पता है एक ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स नाम की चीज होती है। तो ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में क्या नहीं होता है सर? एविडेंस होता है, ऑडिट क्वेश्चन होता है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस होता है। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है ना, वो ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स का पार्ट नहीं होता है। तो भाई ये पीएसयू चैप्टर का बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बता दूं क्या एक बार? तुम देख लेना ना भाई, क्या बताऊं, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स नहीं, क्या किसका है सही है? परफॉर्मेंस ऑडिट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर एक ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स नाम का टॉपिक है। वहां पे ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बनी हुई, आईसी ने बनाई हुई है कि भाई ये इंक्लूड होता है, ये होता है, ये होता है, पर ये वाली चीज नहीं होती ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि तुमको स्टार्टिंग में बिल्कुल जल्दी जल्दी मतलब बहुत धीरे धीरे आराम से बताऊं भाई, फटाफट रिवीजन टाइप हो रहा है, अब तुम्हारा बस रिजॉल्व मारने चीजों को सॉल्व करना है बस फटाफट अपन को। कुल मिला के एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मतलब मेरी एक फर्म है, मैंने एक मिस्टर राहुल को रखा, हु इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने मिस्टर राहुल को रखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, बस एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, क्लाइंट से लाइजनिंग करता है, क्लाइंट को फोन करता है, पैसा मंगाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, फाइलें जमाता है। मैं उसको पे कर रहा हूँ कुछ पोर्शन ऑफ प्रोफेशनल रिसिप्ट, मेरे को जो क्लाइंट से पैसा मिल रहा है उसका कुछ पोर्शन मैं उसको दे रहा हूँ, मतलब मेरी फीस शेयर कर रहा हूँ, सैलरी नहीं दे रहा, एक तरीके से मैं कुछ परसेंटेज दे रहा हूँ एक तरीके से। क्या ये अलाउड है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट प्रोसेस एनी रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो भाई क्लोज टू पार्ट 1 शेड्यूल में मना करता है कि जो रिकॉग्नाइज प्रोफेशन नहीं है उसको आप परसेंटेज बेसिस पे अपनी फीस या ऐसा कोई भी अपनी फीस शेयर नहीं कर सकते। तो बस साफ मना कर रहा है, क्लोज टू के अंदर मना करा हुआ है। एक बंदे ने मुझे ड्यू डिलीजेंस के लिए अपॉइंट करा। अब बीइंग एन ड्यू डिलीजेंस के लिए अगर मुझे अपॉइंट करा तो मैं तो बिजनेस फिजिबिलिटी भी चेक कर रहा था। तो पर मैनेजमेंट है ना सामने वाली कंपनी का जिसकी मैं ड्यू डिलीजेंस कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि भाई तुम ये ड्यू डिलीजेंस में बिजनेस फिजिबिलिटी क्यों चेक कर रहे हो? हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, बहुत सालों से प्रॉफिटेबल चल रही है, तुम बिजनेस फिजिबिलिटी मत देखो कि बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। तो भाई उसके कहने से कुछ नहीं होगा, मेरा काम होता है बीइंग ए ड्यू डिलीजर, ठीक है। कुल मिला के ड्यू डिलिजेंस का रिव्यूअर जो होता है उसका काम होता है कि बिजनेस फिजिबिलिटी उसको देखनी पड़ेगी। तो रिव्यूअर करेक्ट है, उसको ड्यू डिलिजेंस का असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा, बिजनेस फिजिबिलिटी उसको देखनी ही पड़ेगी, चाहे बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मैं तो देखूंगा एक बार।
एक एनबीएफसी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को एक ईमेल आया कि भाई उसको अर्जेंट फंड ट्रांसफर करना था। मैनेजिंग डायरेक्टर को किसी सामने वाले ने ईमेल करा कि एक अर्जेंट फंड ट्रांसफर करना है, एक हाईली कॉन्फिडेंशियल ईमेल था, और उसके अंदर आया ही इज अपियरिंग टू बी चेयरमैन। सामने वाला बंदा जिसने मेल भेजा वो चेयरमैन अपने आप को बता रहा था, और सामने वाला चेयरमैन क्या बोल रहा था, एक इमीडिएट ऑथोराइज करना है, एक वायर ट्रांसफर, एक इंटरनेट बैंकिंग का एक पेमेंट करना है, फटाफट अप्रूव करो। किसको बोला? इस चेयरमैन ने मैनेजिंग डायरेक्टर को बोला। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास मेल आया, पर इज अपियरिंग फ्रॉम द चेयरमैन, पर वो असली में चेयरमैन नहीं था। तो ये कौन सा वाला सर? आपके इतने सारे तरह के अलग अलग होते हैं ना आपके थ्रेट, जो भी डिजिटल ऑडिट के अंदर, कौन सा वाला है सर? ये होता है आपका वेलिंग। वेलिंग के अंदर मैंने नहीं बताया था, वेलिंग के अंदर क्या बताया था? वेलिंग के अंदर वेल, वेल मैंने बोला था बड़ा बड़ा। जब भी आप किसी बड़े एम्प्लॉय को जांचने की कोशिश करते हो, बड़े एम्प्लॉय को, मैनेजिंग डायरेक्टर एक बड़ा एम्प्लॉय है, तो बड़े एम्प्लॉय को जांचने में लेने की कोशिश करते हो, मतलब आप वेल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसको वेलिंग कहते हैं। ठीक है ना? चल, विशिंग होता है सिर्फ फोन कॉल पे, अगर आपके पास आता, वॉइस नोट आता, तो वो विशिंग होता है। ऐसे मैंने आपको सब समझाया भाई, ये वेलिंग वाला है। डन सर, अपने ये वाला एमसीक्यू भी हो गए हैं। बाकी देखो मैंने आपको बता दिया, कुछ भी ऑडिट में दिक्कत है, फ्री फास्टैग बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री मैराथन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का अपना एक डिटेल मैराथन अवेलेबल है, पूरा डिटेल में। इवन आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो एक बार फिर भी ट्राई कर सकते हो, बहुत डिटेल के अंदर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करे हुए। रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है, बुक भी आपको फ्री में मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, वो भी ले सकते। सब कुछ फ्री है, बस आप चुपचाप अच्छा सा रिजल्ट ले आओ। ठीक है ना? बाकी अपन चलो मिलते हैं अपने आगे के नेक्स्ट सेशंस के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।